कोई क्वेश्चन नहीं, क्या भी नहीं है बोलने वाला हूँ आपके साथ। इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, माई सिक्वल सब लोग को सर्च करना है, माई सिक्वल डाउनलोड यहाँ पे लिखना है। माई सिक्वल डाउनलोड यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है ना आपको, माई सिक्वल डाउनलोड सेकंड वन दिख रहा है आपको, इस पे जाना है। जैसे इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पे जाना है, देख रहे डाउनलोड सेक्शन पे आ गए। सब लोग यहाँ पे आ गए, देखो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक बार करें सब लोग यहाँ पे पहुंचिए। ये मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग भी यहाँ तक करें, सब लोग ग्रुप में एडेड हो ना, आप लोग यहाँ तक आए। यहाँ पे हमने आ गए, अब देखिए यहाँ पे सबसे बॉटम पे जाए, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माई सिक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, सब लोग देखें। जिसको ड्रैग कर, देखो यहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, उसको यदि ड्रैग करो ऐसे, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है माई सिक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। यहाँ पे आना है सबको, यहाँ पे आने के बाद देखिए ऑप्शन है माई सिक्वल स्टोरेज फॉर विंडोज, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट वन, इस पे क्लिक करिए। सब लोग यहाँ पे तक आ रहे हैं, बताइए। इसमें जाने के बाद सबसे फर्स्ट वाला, जैसे सब लोग यदि माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे होंगे विंडो को, तो ये यूज करेंगे। यदि किसी के पास मैक वगैरह होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना, फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ विंडो। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है ना 2.1 MB का, इसे डाउनलोड कर लें। तो सबसे फर्स्ट दिख रहा है आपको 2.1 MB का, इसे डाउनलोड कर लें। क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेव करेंगे, सेव हो गया, और यहाँ से रन कराना शुरू, इसे डबल क्लिक करेंगे, रन करना शुरू कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको डबल क्लिक करें, सिंपली डबल क्लिक करें, देखो हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। यस पे हर जगह यस यस करते हैं, देखिए ओपन हो रहा है 3.6। देखो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। देखो आप में ना ऑप्शन आ रहा है, मेरे में तो इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है। आप में यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, सर्वर, फुल और कस्टम। तो हमें किस पे क्लिक करना है, कस्टम, हमें किस पे जाना है, कस्टम पे। कस्टम पे जब जाएंगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा, अब ऐड पे क्लिक कर लेना है आपको। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई सिक्वल सर्वर भी प्लस पे क्लिक करना है, इस पे अगेन प्लस पे, अगेन प्लस, इस पे क्लिक कर, जैसे इसमें चेक इन करोगे तो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएंगे ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करोगे ये इधर वाले डब्बे में आ जाएगा। ये नीचे जाना है, फिर यहाँ पे देखो वर्क एप्लीकेशन, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक किया, फिर इस पे चेक इन करके दूसरे डब्बे, मतलब दो चीजें अभी तक हमें डाला, क्या क्या डाला बताइए। एक तो हमने सर्वर डाला, दूसरा वर्क बेंच, दो चीजें हमने डाला। नेक्स्ट में इंस्टॉल करना है सेल, यहाँ पे आना है माई सिक्वल सेल। ये बस तीन चीजें आपको रखनी है, तीन चीजें आ जाएगा, माई सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल वर्क बेंच और माई सिक्वल सेल। बस इसको नेक्स्ट 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 क्या कर रहा हूँ बताया, जो कर रहा है उनसे, कोई नहीं कर रहा है ना। घर पे कर लेना है सब लोग को। कर लेने के बाद होगा क्या कि आपके सिस्टम में कुछ इस तरह देखो, ये इंस्टॉल होगा, मेरे वजह से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको ओपन करके सीधा दिखा रहा हूँ। अब आगे इंस्टॉल करते समय आपसे लास्ट में पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। कभी कभी यूजर आईडी ऑलरेडी आता है, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है। यदि यूजर आईडी आपसे पूछे, यूजर आईडी आपको रूट रखनी है, और पासवर्ड एक ऐसा रखना है जो आपको याद रहे। यूपीआई आईडी जैसा नहीं, पासवर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख लेना, 1 2 3 4 5, ये सिंपल वाला रखना, क्योंकि जितनी बार सर्वर लॉगिन होगा पासवर्ड उतनी बार रिक्वायर्ड, समझ गया ना। तो देखो मैं इसको यदि डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर, इंस्टॉलेशन करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्क बेंच, जैसे यहाँ पे लिखेंगे वर्क बेंच, ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए, ये भी ओपन हो गया ना, देखिए। देखिए सबके सामने इंटरफेस ओपन हो रखा है, देखिए ऐसा। तो देखो जितनी ध्यान से समझने की बात है, ये जो आपको हाईलाइटेड वाला एरिया दिख रहा है ना, आपको हाईलाइटेड एरिया, इसमें देखो ध्यान से कि ह्यूमन का सिंबल बना हुआ है, इसे कहते हैं यूजर नेम। यूजर नेम क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका आएगा सर्वर एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस। तो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ये राइट बटन, यहाँ पे सर्वर का एड्रेस क्या बेटा, 127.0.0.1।
ये क्या है हमारा पोर्ट नंबर 330, क्या है इसका पोर्ट नंबर। समझ में आया? एक्चुअली अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी, माइस्क्ल क्या है, सर्वर की तरह ट्रीट होगा, है ना। और जितने भी सर्वर होते हैं उनके स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। समझ में आया? दूसरी बात एक और समझने की चीज और है, सर्वर दो तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। तो जितने भी सर्वर्स हैं जिनकी आईपी एड्रेस 127 से शुरू होता हो उसे लोकल सर्वर कहेंगे, और जो भी सर्वर जिनका आईपी एड्रेस 192 से शुरू होता हो उन्हें क्या कहते हैं, ग्लोबल सर्वर। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, लोकल सर्वर। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो अब इस सर्वर पे हमें लॉग इन करना है, तो इस पर डबल क्लिक करें, बेटा देखो ये पासवर्ड मांग रहा है किस यूजर के लिए, ग्रुप के लिए। यूजर ग्रुप लिखा हुआ है, तुम कल बात कर रहे थे डीएसक्यूएल की, बता रहे थे ना कि डीएसक्यूएल के थ्रू, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू हर यूजर को अलग अलग प्रिविलेजेस है, और हर यूजर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इस यूजर का कितना एक्सेस है। नहीं, तो वही है ये। तो हमने पासवर्ड डाला वन, जो भी हमारा सेव पासवर्ड था हमने यहाँ पे डाला, इंटर के देखो कुछ ऐसा रीओपन हो जाएगा। देखो ये आपके सिस्टम है, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो इतने सारे नहीं रहेंगे। यहाँ ऊपर में एक, यहाँ पे देखो ये हमारे नेविगेशन पैनल, एडिट, व्यू, होम, ये सारे नेविगेशन, इन सबों का यूज एक एक करके हमें पड़ेगा, हम बात बताएंगे आप। यहाँ पे यदि ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, देखो यहाँ पे दो पैनल है, एडमिन पैनल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा सभी को, ये एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, ये यहाँ पर दिख रहा है सबको। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिन वाला वर्क है ना, जिसे आप ये कर सकते हो जो एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव की वर्क है ना। एडमिन लेवल पे मतलब आप मैनेजमेंट की बात करोगे, पूरी तरह से चीजों को मेजर करना, तो कंट्रोल अप कर रहे हो यहाँ से। तो ये एडमिन सेक्शन है। एडमिन सेक्शन जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में एडमिन सेक्शन का एक्सेस नहीं रहता। एडमिन सेक्शन का एक्सेस किसके होता है, डेटाबेस एडमिन होते हैं, डेटाबेस एडमिन होते हैं उनकी। तो यहाँ पे देखो एडमिन सेक्शन में यदि है हम, तो यहाँ से सर्वर का स्टेटस देख सकते हैं, हमारा सर्वर रनिंग में है या नहीं। पहले से हमारे बने हुए हैं, आप में नहीं दिखेगा, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप में नहीं दिखेगा। देखो ये डीसी बता रहा है हमारा सर्वर फिलहाल क्या है, रनिंग में। दिख रहा है ना। दूसरी चीज है देखो क्लाइंट कनेक्शन, तो हमारे सर्वर पे कितने क्लाइंट है, दो सारे। ऐसे एक चीज और, जब डिप्लॉयड सर्वर होता है ना, तो ये जो सर्वर सभी क्या क्या आ रहे हैं, लोकल। यदि कोई अदर पर्सन, जैसे हम अपने यदि आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो कंपनी में जब आप अपने सर्वर से कनेक्ट करते हो ना, तो आप सिर्फ सर्वर के यहाँ पे आईपी एड्रेस रखते हैं, जो आपके लोकल मशीन है ना जिससे आप कनेक्ट हुए हो, उस मशीन का आईपी एड्रेस। तो आप क्या क्यूरी पर फोन करते हो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें यहाँ से ट्रेस की जा सकती है। देखो ये एडमिन आपको यहाँ सीधा बाहर कर सकता है, देखो किल क्यूरी, किल कनेक्शन, डिजेबल यूजर, देख रहे हो ना, ये सारी चीजें कर सकता है। व्यू थ्रेड ट्रैक, आप क्या चला रहे हो सब कुछ देख सकते हो। समझ में आया? देखो अब हम यूजर एंड प्रिविलेज, जैसे मैं बता रहा था कल की क्लास में कि ये सारे हमारे यूजर्स हैं, इन यूजर्स को चाहो तो आप किसी यूजर को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। देखो किसी यूजर को चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? इतनी बात समझ में आया नहीं है, बताइए। इसके बाद हम चले यूजर्स, यहाँ पे देखो हर एक यूजर का अलग अलग प्रिविलेज होता है। देखो यहाँ पे स्कीमा है, प्रिविलेज का एक सेक्शन है, यहाँ से आप किसी भी यूजर का प्रिविलेज देख सकते हो, किस यूजर का क्या प्रिविलेज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको समझ में आता ही है, स्टार्टअप शटडाउन, तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉप, यहाँ से डायरेक्टली हम सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से आप डैशबोर्ड देख सकते हो, पूरी सर्वर हमारी रनिंग है। हमारी सर्विस एफिशिएंसी कितनी बताइए तो 90%। आपने सुना होगा सर्वर डाउन हो गया, तो 40% एफिशिएंसी में नहीं मिस होता है ना, कहीं जब जाने के बाद सर्वर है, कोई भी एफिशिएंसी एक परफेक्ट है, तो डाउन सर्वर हमारा up है। तो यही सारी चीजें थी। अब हम चलते हैं स्कीमा पे, तो ये कहाँ पे है, एडमिन पे। ये क्या है, स्कीमा क्या होता है। यदि हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्कीमा, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और कोई और कोई। देखो बेटा स्कीमा जैसा कि आपको बता रहे हो, सही बता रहे हो, स्कीमा मतलब होता है ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ द डेटा, जहाँ से हम अपने डेटा के डिजाइनिंग को देख सके, समझ सके, उसे क्या करते हैं, स्कीमा आपको देखते नहीं। अब मेरा पॉइंट ये है कि ओवरव्यू डिजाइनिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरव्यू डिजाइनिंग।
जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद घर की कंस्ट्रक्शन डिफाइन होती है ना, तो ब्लूप्रिंट भी कर सकते हैं। घर जब हम डिफाइन करते हैं तो घर का ब्लूप्रिंट बनता है ना, तो लेट्स से भी आपके घर का ब्लूप्रिंट किसी को मिल गया तो इनडायरेक्टली आपके घर का एक्सेस उसे मिल गया, कर सकते हैं। तो उसी तरह से यदि हम स्कीमा पैनल का हमें एक्सेस मिल गया तो हम उस पूरे डेटाबेस पे वर्क कर सकते हैं, नहीं उस पूरे डेटाबेस पे हमारा एक्सेस मिलता है। पॉइंट में आया ये स्कीमा। तो मतलब हम इस पैनल पे देखो, जैसे इस पैनल पे जाते हैं तो इतने सारे डेटाबेस दिखने लग गए ना। एक कैसे डेटाबेस है हमने पढ़ा था कल, कितने तरह के डेटाबेस होते हैं बताइए, कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, कौन कौन से? कैसे याद आता है? बाकी लोगों भाई साहब बाहर देखने के लिए आए थे क्या? फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? दूसरी है ना, तो बताना चाहिए था ना, बोलना चाहिए कुछ। अब बाहर भागते रहो, लोग आते जाते रहे उनको देखोगे ना आप बता। तो हमें बताना सीखना पड़ेगा ना ये सब चीजें। क्या दिक्कत है, समझ नहीं दिक्कत हो रही है बताओ। कैसा डेटाबेस होगा बताइए सब लोग, ये रिलेशनल डेटाबेस हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस क्यों? रिलेशनल डेटाबेस को स्ट्रक्चर हैंडल कर सकता है। तो हमने पढ़ा बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटा होते हैं ना। जैसे देखो बेटा, ये डेटाबेस है आपके सामने, देखो ये सारे डेटाबेस हैं। लेट्स इस डेटाबेस के अंदर यदि जाओ तो हर डेटाबेस के अंदर क्या दिख रहा है आपको? टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। देखो किसी भी डेटाबेस को ओपन करो ये चार चीजें दिख रहा है। देखो किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ। तो आप जो देखिए यहाँ पे एसक्यूएल स्टोर में ये देखो, किसी भी डेटाबेस में जाओगे ना तो हर डेटाबेस में मेनली कितने पैनल होते हैं? चार पैनल। क्या क्या? टेबल, व्यू, स्टोर, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल? टेबल किसे कहते हैं? टेबल को हम रिलेशन भी कर सकते हैं। टेबल को और एक वर्ड से क्या यूज करते हैं? रिलेशन। और कलेक्शन ऑफ रो, रो को हम टेक्निकली रिकॉर्ड्स पर, और कॉलम हम टेक्निकली क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। एट्रीब्यूट भी वही बात हो गई और फील्ड्स भी वही बात है। तो ये सब वर्डिंग मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप पूछा है व्हाट इज द टेबल या व्हाट इज द रिलेशन, हमारा आंसर ये होना चाहिए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स कॉल्ड टेबल या रिलेशन। समझ में आया? बिल्कुल भी बोरे होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम सभी को क्लियर, मतलब आगे बढ़े। हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यूज? व्यूज क्या होता है? व्यूज क्या होता है? व्हाट इज द व्यूज? व्हाट इज द व्यूज? जैसे बता आपके पास आप बताइए होगा कि व्यूज व्हाट इज द, थोड़ा सा एक्टिव होकर बोलो बोलो। वर्चुअल टेबल भी कहा जाता है। मिरर इमेज ऐसे एक जो यूज करके डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो मिरर इमेज ऑफ डेटाबेस। मिरर इमेज क्यों बनाना है? जब डेटाबेस नहीं आ रहा रियल में फिर इसको मिरर इमेज बनाने का क्या मतलब है? मिरर इमेज क्या होता है? पहले से आप देखते होगे घरों में जो मिरर होता है तो आपकी पूरी बॉडी ना देखते, जितना पार्ट में आपको काम करना चाहिए उतना पार्ट देखते हो। जनरली हम एक काम करते हैं घर में डेली बेसिस पे कहीं आते जाते हैं तो आपके पे जो काम कर रहा था किया आप बता दीजिए। तो मेरा देखो क्या होता है, एक बड़ी स्केल अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ पार्ट को अलग किया, इससे क्या होगा कि उस पार्ट को एक्सेस करने के लिए हमें आसानी मिलेगी। जैसे डेटा तो उसमें तो 5 लाख रो हो सकता है ना। अब उसमें से हमें जितने चाहिए थे उसको एक जगह अलग करके रखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में क्यूरी करेंगे ना तो उतने टाइम नहीं लगेगा, वो 5 टाइम से फटाफट ढूंढ समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ? एक बड़ी सी डेटा में से उसके कुछ पार्ट को अलग रख लिया। क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी वैल्यूएशन फास्ट। तो व्यूज इज नथिंग बट, इस पर सिंपल वर्ड में कर सकते हो मिरर इमेज ऑफ डेटा।
तरह से टेबल ही है, इस तरह से डेटा ही है, बस वो रियल डेटा ना होगा, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा समझाई थी ना, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी हमने अलग कर दी, बाकी हमने ऐसे कर दी। समझ में आया? नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है पढ़ेंगे सब, एक ही करके सब कुछ बनाना पड़ेगा, हम टेबल खुद का बनाएंगे, व्यूज भी खुद का बनाएंगे, प्रोसीजर भी खुद का बनाएंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, नाम से पता चलता है प्रोसीजर को एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। जैसे क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ अच्छी से उसको हमेशा वर्किंग होगा, आप समझ पाएंगे। जैसे लेट से हम जैसे लेट से इसे डू कहते हैं, तो डेली बेसिस पे इनके यहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं 50 100 20 10 जितने भी होते होंगे। तो एंड ऑफ द डे ये इनके यहाँ इनके जो एडमिन वाले होंगे वो अपने कंपनी के सीईओ को मेल करते हैं, मैसेज करते होंगे, रिपोर्टिंग करते होंगे कि आज इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। तो इनके काम डेली का ही वाला है, क्या टोटल डेटा, टोटल प्रोग्राम में से ये प्रोग्राम कितने बच्चे, ये प्रोग्राम कितने बच्चे, ये प्रोग्राम कितने बच्चे इनरोल्ड हुए। तो डेली बेसिस पे यही काम करना है। तो डेली बेसिस पे यही काम करना है, उनके डेटाबेस हो गई। तो क्या है, मैनुअली हर डे बाय सभी का अलग अलग बार बार रिवीजन आते होंगे। नहीं ना, ये क्या करें, एक प्रोसीजर बना के रखेंगे कि हम डेली बेसिस पे ये वाली क्यूरी पूरी डेटा से निकालेंगे। तो आज की डेटा पे क्यूरी बना के रख दिया, तो ये प्रोसेस कर दिया, जिससे क्या होगा, तो डेली बेसिस पे आज का रिजल्ट डिपार्टमेंट वाइज लेके आ जाएगा, अभी फटाफट भेज देंगे। तो एक बार बनाने से इससे फायदा क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी मिलती है, मतलब हमें उस काम को करने के बार बार नहीं करना। एक बार हमने बना के रख दिया, बस उसको जब से 1 सेकंड रन करा भेजा भेजा। नहीं, तो स्टोर प्रोसेस से बेनिफिट क्या होगा, हमारे लिए वर्किंग रिलायबल और मतलब ये आपको बार बार क्यों करेंगे, नहीं। और फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ क्यूरीज दैट बिल्ड। ठीक है, अब आ रही है? ठीक है, अब आएगी, देखिएगा सब लोग। ठीक है, आप सब लोग देखिए, जब जब जैसे आपको कोई दिक्कत हो जस्ट एक्नॉलेज करें। आपका क्वेश्चन एक बार पूछेंगे, मैं एक बार बताऊंगा, 2 बार पूछेंगे, 2 बार भी बताऊंगा, 3 बार पूछेंगे। बताता हूँ, देखो बेटा, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि प्रोसीजर है जिसको जैसे होता है ना कि डेली बेसिस पे आपको एक टास्क करना है डेली, तो हम क्या करते हैं, उस काम को एक जगह पे समराइज कर लिए। जैसे सबसे पहले हमने लेट से होता है ना घरों में, जैसे आपने मॉर्निंग में जगे तो आप पहले वो होता है ना वो घर पे योगा किए, फिर आपने जैसे होता है कि जनरली लोग क्या करते हैं, चाय वगैरह पिए, फिर वो बाहर निकले टहले वगैरह, तो ये 3 काम डेली का है, तो हम क्या किए, इसको एक जगह पे रख लिए कि जैसे ही कोई फिर से कल मॉर्निंग जाके काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, बार बार मैनुअली ना करना। या फिर कंपनी में जनरली क्या होता है कि एक ही वर्क को आपको डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग करना होता है। रिपोर्टिंग करने में क्या होता है, कभी कभी या 5 6 फाइल को एक जगह पे काम करना है, 5 6 जगहों से एक काम करके भेजना है कंपनी को। एक आज की हम अपनी रिपोर्टिंग की कि हमने क्या काम किया, अपनी टीम की रिपोर्टिंग करनी है, टीम ने क्या किया, और ओवरऑल कितनी आज सेल हुई है, ओवरऑल कितनी का बिजनेस हुआ, ये भेजना है। तो 3 चीजों पे अलग अलग काम करने के बजाय हम क्या करें, प्रोसेस प्रोसीजर बना लेते हैं कि तीनों टास्क को एक जगह पे समराइज करके रख लिया, ताकि उस पर क्लिक किया, स्टोर प्रोसीजर पे वो सारा एक्शन करके दे दिया, और एक साथ तीनों चीजें सेल हो, है ना। तो ये है स्टोर प्रोसीजर। फंक्शन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ क्यूरी, अ ब्लॉक ऑफ क्यूरी दैट बिल्ड फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो फंक्शन को स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज किया जा सकता है, बट फंक्शन के अंदर स्टोर प्रोसीजर को यूज नहीं कर सकते। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन काम है थोड़ा सा डेटा, फंक्शंस जो है उसको एक मतलब उसमें डेटाबेस के लिए नहीं बना सकते, चाहे डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। तो स्टोर सिर्फ एक डेटाबेस के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। और भी चीजें हैं, वो सिर्फ तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट फंक्शन एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लेंथ, तो लेंथ बताएगा, फाइंड तो फाइंड करेगा, सर्च जो क्या है फंक्शंस है। और प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल काम को एक जगह पे रखा जाता है, एक सिंगल टास्क नहीं, मल्टीपल टास्क। ये हो गया हमारा स्टोरी, ओवरऑल समझ गए होंगे। तो अब मैं सबसे पहले आप क्यूरी कैसे लिखेंगे, ये देखो, आप इसकी डेटा के लिए पहले तो हमें ये बना कैसे ये समझना पड़ेगा। ये तो आपके पास होगा ही नहीं, स्टार्टिंग में आपके पास नहीं हुआ, तो मैं एक फाइल भेजूंगा आपको जिसका नाम होगा क्रिएट डेटाबेस। तो उसको क्या करना है कि जो एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन दिख रही है ना सभी को, या नहीं दिख रही बताइए, इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। आप में ना बस एक होगा SYS ये वाला बना होगा, या नहीं भी हो सकता है, आपको क्या करना है, एडिट के जस्ट नीचे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल में भेज दूंगा।
हम्म। ये वाली फाइल मैंने भेज दिया इसको। ऐसे जब ये है स्क्रिप्टिंग, तो आपके सामने ओपन हुआ दिख रहा है आप सभी को ना। इसको कहा जाता है डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग। हम खुद का भी बना के करेंगे, सब कुछ खुद का भी लिखेंगे। अभी हम बनी बनाई स्क्रिप्टिंग को क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि यदि कोई कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा है तो उसको पेन ड्राइव में पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करते हैं। बट इस डेटाबेस को माइग्रेट यदि कराना है, जैसे ये डेटाबेस 5 GB है, इसको कहीं और ले जाना है, इस डेटाबेस का स्क्रिप्टिंग बनानी पड़ती है। मतलब डेटा टू डेटा नहीं है, ऐसे माइग्रेशन करनी है। मतलब वो माइग्रेशन की क्यूरी के फॉर्म में रन करेगा, जैसे एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। इसको रन कैसे कराएंगे, तो रन कराने के लिए देखिए यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना आपको, हाईलाइटेड हो रखा है, देखिए। देखिए हाईलाइटेड है, तो इसको बस इस पे क्लिक कर देना है आप। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए रन करना स्टार्ट कर देगा। देखो, देखिए रन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे नोटिस करें ये कुछ दिखा रहा है, देखिए ग्रीन 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 दिखा रहा है, तो कोई ग्रीन और येलो अलाउड है, क्योंकि रेड आ रहा है मतलब एरर है। ग्रीन का मतलब नो एरर, येलो का मतलब वार्निंग दे रहा है ना। और रेट का मतलब मेरा रेट नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है किसी के सिस्टम में ऐसा दिखता है, तो ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है ना, आप उससे ठीक कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। देखो ये अपने डिस्प्ले जो है ना, उससे आप इन तीनों पॉइंट जो है, आपको ये 3 डिस्प्ले है, जीयूआई कंट्रोलर, इससे यूज करके यूज कर सकते हो। ये तीन जो दिख रहा है लास्ट में, ये दिख रहा है, देखिए ये तीन, इससे हम ठीक कर सकते हैं। देखो जैसा चाहिए आपको वैसा होता है, देख रहे हैं ना, इस तरह से भी करना है। तो अब इसको ये जैसे ही रन करेगा ना, तो आपके डेटाबेस के अंदर कुछ डेटाबेस को डिजाइन डिजाइन कर देगा, देखिए। ये जैसे ही ये रन कराएंगे ना आप इसको, ये डेटाबेस के अंदर कुछ डिजाइन करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करते आपके सिस्टम में 4 डेटाबेस बन जाएंगे। कौन कौन से? सिक्योर स्टोर, इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री और एचआर। ये 4 डेटाबेस आपके सिस्टम में बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ये तो हमने बना रखा, तो ये सब नहीं होगा, बट ये 4 होगा आपके सिस्टम में। या इस वाला भी हो सकता है, आप काम करते हैं शुरू। अब इसको एक बार यदि आपने चला लिया तो इसको बार बार नहीं चलाना, इसलिए इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस पे काम करते हैं, ध्यान से देखना है सबको। अब देखो बेटा, हम यहाँ से यदि हमने देखो इस डेट किसी भी डेटाबेस लेट सब सिक्वल स्टोर है, इसके अंदर क्या है, टेबल। टेबल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इस टेबल को यदि इस टेबल के अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर कितने टेबल है, मल्टीपल। मैंने कहा था ना कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटा होता है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे मल्टीपल टेबल है, ये सारे टेबल कैसे होंगे, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर। तो इसके लिए डेटा व्यू करनी है, तो डेटा व्यू करने के लिए देखिए राइट साइड में, देखिए राइट मोस्ट साइड में आइकन दिख रहा है टेबल जैसा, इस पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो, इस कस्टमर की पूरी डिटेल आ गई आपके सामने, देखो। देखो देखिए आपको ये कस्टमर है, इसके अंदर देखो टोटल कितने रिकॉर्ड है, इस कस्टमर के टोटल कितने रिकॉर्ड है, और कॉलम कितने हैं दिख रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। देखो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब क्या है, कॉलम में समझ में आया। तो इस तरह से 2 चीजें हमने देखा। अब ये देखो, एक चीज देखो, यदि किसी भी टेबल का डेटा देख लिया तो इस पे सिंपली क्लिक करो, ये डेटा ओपन हो जाएगा, देखो हो गया ना। बट अभी तो सारी की सारी डेटा ओपन हो जा रही है ना, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ डेटा ओपन हो, मतलब कुछ कॉलम ओपन हो, तो फिर हमें खुद की क्यूरी लिखनी है। कि आप कस्टमाइज रिजल्ट में सेट करना चाहते हैं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, खुद की हमें क्यूरी लिखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल, है ना। तो अब आपको क्या करना है, खुद की क्यूरी यदि हमें लिखनी हो, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, देखो फाइल के जस्ट नीचे, देखो। और नहीं, ये फाइल के नीचे, ये इसे कहते हैं वर्क प्लेस। इसे ओपन कर लो यहाँ। अब यहाँ पे खुद की क्यूरी लिख सकते हैं। अब एक चीज समझाता हूँ, देखो ये देखो कस्टमर टेबल जो है वो किस डेटाबेस के अंदर है, दिख रहा है ना सबको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये जो डेटाबेस है किस पर्टिकुलर टेबल जो है किस डेटाबेस के अंदर है, बताइए। यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको व्यू कर दूं, देखो आप में भी ऐसा आएगा कि इसको एक बार रीस्टार्ट कर दो, यहाँ से क्लोज कर लेना, रीस्टार्ट। देखो अब नहीं दिखा रहे हैं ना, टेबल पे जाए, देखो। देखो देखो ये सारे टेबल है।
अब इसके डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, यदि किसी टेबल को एक्सेस करना है तो उसकी डेटाबेस को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए कमांड है यूज। हम क्या यूज करते हैं? यूज। देन डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, और हमने रन कराया है, देखिए यूज डेटाबेस का नाम। हम लोग रन कराएंगे तो देखना अभी कोई भी डेटाबेस हाईलाइटेड नहीं है, दिख रहा है ना। अब जैसे ही रन कराएंगे देखो हाईलाइटेड हो गया। यदि हाईलाइटेड हो गया मतलब डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। जैसे अब किसी का डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख दिया बैंक डीबी, तब कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट हो बताइए? बैंक डीबी। देखा आपने? इस तरह से यदि इसको एक्सेस बिना के इसके टेबल को नहीं एक्सेस कर सकते। हमने यहाँ पे लिखा, देखो आज सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर भी सारे टेबल एक्सेस हो सकते हैं। जैसे कस्टमर की टेबल की कस्टमर डेटा चाहिए, देखो यहाँ पे कस्टमर्स है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कलेक्ट। देखो पहले मैं, यदि मुझे सारे डेटा आने तो क्या लाइन लिखेंगे? स्टार। सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है, जो सुनिएगा ध्यान से। सेलेक्ट एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसका काम क्या है? कॉलम को सिलेक्शन करना। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, मतलब हम कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल दी कॉलम फ्रॉम विच टेबल। अब इसमें से जो टेबल चाहो उस टेबल की डेटा लेगा। तो फ्रॉम भी कीवर्ड से इसके बाद हमने टेबल का नाम लिख दिया कस्टमर्स, है ना। अच्छा, इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, अलग लाइन में भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है। तब क्या होगा, यहाँ पे देखो इसकी बात यदि और भी क्यूरी है तो सेमी कमा देंगे, यदि कोई क्यूरी नहीं है तो उसको रखने देंगे। हमने क्या लिखा? सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट ऑल द कॉलम फ्रॉम विच टेबल। इसको रन करा, देखो कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ गई। ये तो पहले भी आ रही थी, उस पर बटन पे क्लिक करके भी, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो यहाँ पे हम कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं कैसे? ऐसे स्टार के जगह पे मैंने लिखा कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, पॉइंट्स, बस। अभी मैं कितना कॉलम एक्सेस किया देखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम ये वाला देखो ये कॉलम का नेम है, फोन नंबर कॉलम का नेम है, और पॉइंट्स कॉलम का नेम। समझ में आया? ये सब क्या है? हमारे कॉलम। तो हमने कहा सेलेक्ट कस्टमर आईडी सेपरेटेड विद फर्स्ट नेम सेपरेटेड विद फोन नंबर सेपरेटेड विद पॉइंट्स, ये चार कॉलम हमें रिक्वायर्ड है। इसको रन कराओ, कंट्रोल एंटर हमने क्या देखिए आ गया ना। हमने जो जो कॉलम का नेम दिया था वही आ रहा है, जिस कॉलम का नेम नहीं दिया वो नहीं आ रहा है, ये सब समझ में आया? देखो अलग अलग लाइन दिया है। अब यदि मैं आपसे कहूँ मुझे पॉइंट्स में 10% इंक्रीमेंट कराना है, जो पॉइंट्स है ना कॉलम, इसमें 10% बढ़ाना है, तो क्या करोगे? पॉइंट्स इंटू 0.1, ये 10% हुआ नहीं हो बताइए? पॉइंट इंटू 0.1, इसका मतलब समझ में आया? पॉइंट इंटू 10/100 है ना, 10%। देखो आ गया। पहले 2200, 2000, 273, 2000, 2027, देखो यहाँ पे है ना वैल्यू अलग। अच्छा पॉइंट आ गया, देखो 10% पॉइंट निकल गया, तो क्या देखिए अब इसमें हम पॉइंट्स ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, या पहले लिख लो चाहो तो। आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलम का नाम दे दो एज इंक्रीमेंटेड पॉइंट। देखो आ गया ना, फिर 10% बढ़ गया, आप देख रहे हो। तो ये दो यहाँ तक कौन सा, यहाँ तक कोई डाउट? काम भैया।
आप रुक जाते हैं, एक बार समरी कर लो। आप देखो मैं यहाँ तक 4 लाइन लिखा है, इसका मतलब कि सबको समझ में आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाते हैं, सब लोग देखें इसको।